नमस्कार। दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर के हमारे आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि कोविड महामारी के बाद हमारे सामान्य जीवन में भी कितनी असामान्यताएं आ गई और उन्हीं असामान्यताओं में हमने अपने सामान्य जीवन को फिर से ढूंढना शुरू किया। जहां बच्चे स्कूल विद्यालयों में जाकर अपने मित्रों के साथ, शिक्षकों के साथ अपना समय व्यतीत करते थे, कुछ नई चीज़ों को सीखते थे, एक उनका आपस में जो मेल मिलाप था, वो सभी चीज़ें आज बदल चुकी हैं। लोग अपने कार्यालयों में सुबह भाग दौड़ कर पहुंचना चाहते थे, जल्द ही कार्यालय का काम खत्म कर वापस अपने घर आने को आतुर थे। पर कोविड महामारी के कारण हमारे ये सभी जो सामान्य रूपी चीज़ें थी, उन्हें हमें सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा बदलना पड़ा और इसका एक असर, एक प्रभाव हमें हमारे सरकारी कामकाज पर भी दिखाई दिया। तो फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे जो आज के कार्यक्रम है उसमें, जिसका शीर्षक है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजभाषा का कार्य। दर्शकों, आप लोग जानते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और हमारा क्षेत्र यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो कच्छ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ की सभी लोग हिंदी भाषा को जानते हैं, हिंदी भाषा में पढ़ते हैं एवं अपने सभी सरकारी कामकाज हिंदी भाषा में ही करते हैं। तो दोस्तों, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, जिसकी लिपि देवनागरी रखी गई थी और जो अंकों का स्वरूप होता है वो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखें कि जब आप अंकों का इस्तेमाल करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूपों का ही इस्तेमाल करें। आइए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आप लोग बने रहिएगा हमारे इस कार्यक्रम में, क्योंकि आगे होने वाली हैं बहुत ही दिलचस्प बातें हिंदी को लेकर। आप सभी लोग हिंदी के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, पर हमारे आज के कार्यक्रम में आपको और भी बहुत कुछ देखने और सुनने को मिलेगा। और इसके लिए हमारे बीच उपस्थित है हमारे विशिष्ट जो मेहमान यहाँ उपस्थित है, खास मेहमान श्री राजेंद्र इंदिवार। इनका परिचय द्वीप समूह के बहुत सारे लोगों के लिए नया नहीं है, फिर भी मैं अपने दर्शकों को इनका परिचय करा दूं। श्री इंदिवार जी सचिव नराकास है नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के एवं उप सचिव राजभाषा विभाग अंडमान निकोबार प्रशासन के। इंदिवार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जी। तो इंदिवार जी, हम लोग बात कर रहे थे हिंदी दिवस के बारे में, और क्योंकि 14 सितंबर तो हिंदी प्रेमियों के लिए एक पावन अवसर से कम नहीं होता है, और भारतेंदु की एक बड़ी ही जो प्रचलित कहावत है मुझे आज याद आ रही है। उनका जो कथन है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हृदय के शूल। तो जो अपनी भाषा के प्रति, मातृभाषा के प्रति जो लगाव है, जो प्रेम है, उसी से हम उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। और अगर निज भाषा के प्रति हमारे हृदय में कुछ करने की, कुछ आगे बढ़ने की जो ललक है वो रहती है, तो हम आगे अपने देश को भी और उन्नत बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग इंदिवार जी से इस विषय पर आगे और चर्चा करते हैं। इंदिवार जी, आप बताइए कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हम लोग हिंदी का जो दिवस या सप्ताह या पखवाड़ा मना रहे हैं, तो किस जोश और हर्षोल्लास के साथ हम मना रहे हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। ऐसा है, पहले हम बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाते थे, लेकिन जैसे आपने बताई कि सामान्य से हम असामान्य की स्थिति में चले गए थे कोविड की वजह से जी। तो भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि आप बताई कि हिंदी दिवस 14 सितंबर के दिन को मनाया जाता है, वैसे बहुत सारे जगह में पूरा माह, सितंबर माह को हम हिंदी माह के रूप में देखते हैं। जिस प्रकार अभी हम अंडमान निकोबार प्रशासन हम लोग 1 तारीख से 15 तारीख तक पखवाड़ा मनाने जा रहे हैं। जी जी। वहीं मुझे पता चला है कि केंद्र सरकार के कार्यालयों में 14 तारीख से 28 तारीख तक, यानी कि ये पूरा अगले महीना जो आने वाला है सितंबर का माह पूरा हिंदी माह के रूप में हम देखते हैं।
तो इस दौरान ये हम कोशिश करते हैं कि 14 तारीख जो आपने बताई है, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने जो हमें राजभाषा का दर्जा गरिमा प्रदान किया है, उस गरिमा को हम बनाए रखते हुए एक कोशिश मतलब करते हैं कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, सभी कार्यालयों को शामिल करते हुए ये करते हैं कि स्कूली बच्चों को शामिल करते हैं, कॉलेज के बच्चों को शामिल करते हैं। तो इस प्रकार एक 15 दिन का हमारा एक उत्सव होता है। तो जो अभी हम कल से 1 तारीख से 15 तारीख तक हम पखवाड़ा मनाएंगे। इस दौरान प्रशासन बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें मुख्यतः स्कूली बच्चों के लिए करने जा रहे हैं जी। हमारे सरकारी कर्मचारियों के लिए करने जा रहे हैं जी, जी। जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए वैसे 2 कार्यक्रम हम रखे हैं। पहला कार्यक्रम है जैसा टंकन जो लिपिक वर्ग के कर्मचारी हैं उनके लिए टंकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। उसी प्रकार जो नोटिंग ड्राफ्टिंग होता है हिंदी में मूलतः, उसके लिए नोटिंग ड्राफ्टिंग कंपटीशन भी रखा गया है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे द्वीप समूह में जो हिंदी भाषी विद्यालय हैं, जैसे बंगला माध्यम है, तमिल माध्यम है, तेलुगु माध्यम है, जी, जी। उन स्कूलों के बच्चों को भी हम इसमें शामिल करें और उनके लिए भी हम कैटेगरी वाइज प्रतियोगिता का आयोजन किए हैं, जिसमें 2 कैटेगरी है एक स्कूल से। वैसे माध्यमिक विद्यालय के बच्चों के लिए भी हमने वाक्पटुता प्रतियोगिता का आयोजन रखा है। इसके अलावा महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए स्वरचित कविता पाठ जी जिसको हम प्रतियोगिता का रूप देकर स्वरचित कविता पाठ में वो भाग लेंगे, वो भी ऑनलाइन गूगल मीट के द्वारा करवाएंगे। और इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा मैडम, इसमें जैसे कि आप जानते हैं हम लोग 75वां आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, तो हमारा जो हिंदी से रिलेटेड टॉपिक है हम उनको शामिल किए हैं कि 75वें वर्ष में हिंदी की क्या स्थिति है, हिंदी कहाँ तक बढ़ी है। जी, जी। ऐसे विषय को हम शामिल करते हुए प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं। जी सर, मैं आपसे बस एक छोटी सी चीज़ जानना चाहूँगी कि हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि इन प्रतियोगिताओं के बारे में अगर उन्हें कहीं से जानकारी चाहिए तो वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जो आपने बताया स्कूली बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं हैं या टंकण की प्रतियोगिताएं हैं, इनके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, जानकारी उनको हम पहले ही दे चुके हैं जी। बाकायदा उनको 1 हफ्ते पहले हमने सभी विद्यालयों को, महाविद्यालयों को, सभी सरकारी कार्यालयों को पत्र द्वारा हम सूचित किए हैं कि आप अपने कार्यालय से, क्योंकि हमें कोविड महामारी के वर्तमान स्थिति में काम करना है, जहाँ पे हम फेस टू फेस आज के दिन मिल नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जी तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको बच्चों को ये शामिल करते हुए कि उनको गूगल मीट से हम कैसा शामिल करें जी, ऑनलाइन उनसे कंपटीशन करवाएं जी, और उनको जो भी पुरस्कार करें, हमारे वहाँ पुरस्कार नकद राशि दी जाती है, पुरस्कार राशि भी हम उनको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करें, ऐसा है। और उनको हमसे संपर्क डायरेक्ट नहीं करना है प्रतिभागी को। अगर सरकारी कर्मचारी है तो उनका कार्यालय के माध्यम से उनका नाम हमारे पास आएगा, पंजीकृत होगा। वैसे ही विद्यालय है, महाविद्यालय है, उनका भी, उन बच्चों के भी मतलब जो इच्छुक बच्चे हैं वो अपने विद्यालय से अपना पंजीकरण हमारे पास भिजवाएं, हम उनका पंजीकरण करेंगे और ऑनलाइन उनको हम गूगल मीट से जोड़ेंगे कंपटीशन के लिए। तो दर्शकों, अगर आप लोग इन प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहते हैं तो आप अपने स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय, कार्यालयों से संपर्क करें और हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इन प्रतियोगिताओं में भाग लें। और चूंकि अभी कोविड महामारी के दिशा निर्देशों का हम लोग पालन कर रहे हैं, तो सूचना प्रौद्योगिकी का सहारा लेते हुए भी हम इस कार्यक्रम को सफल बनाना चाहते हैं। और ये जो हिंदी दिवस या हिंदी पखवाड़ा, हिंदी सप्ताह, हिंदी माह जो है वो एक त्यौहार से कम नहीं है। जैसे सर ने बताया हमें कि आज़ादी का 75वां वर्ष है, उसी तरह उसी 75वें वर्ष में हम चाहते हैं कि हमारा जो हिंदी पखवाड़ा, हिंदी सप्ताह, हिंदी माह है वो भी उतनी ही धूमधाम
से मनाया जाए और आप लोग इस प्रचार प्रसार में अपना पूर्ण योगदान दें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र में है तो हम चाहते हैं कि आप लोग अपने पूर्ण योगदान से हिंदी के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाएं। और वैसे भी अनुच्छेद 351 में भी उल्लेख है कि जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं या सरकारी कर्मचारी हैं वो हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना योगदान भरपूर दें। और इसी तरह इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए सर से एक छोटा सा दूसरा सवाल पूछना चाहेंगे कि सर जो प्रोत्साहन की हम बातें कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या राजभाषा विभाग की ओर से हमारे पास कोई प्रोत्साहन की योजनाएं हैं और इसमें हमारे जो प्रतिभागी हैं वो किस तरह से अपनी प्रतिभागिता दिखा सकते हैं? प्रोत्साहन, देखिए प्रोत्साहन जैसा अभी हम ये जो पर्व मना रहे हैं हिंदी दिवस अगले 15 दिन के लिए, इसमें प्रोत्साहन स्वरूप ही मतलब हम प्रतियोगिताओं का आयोजन करवा रहे हैं जिससे लोग मोटिवेट हो, बच्चे मोटिवेट हो, कर्मचारी मोटिवेट हो, प्रोत्साहित हो और इससे हिंदी में काम करने में उत्साह दिखाएं, इसके लिए कर रहे हैं। इसके अलावा भारत सरकार के अनेकों प्रोत्साहन कार्यक्रम हैं हिंदी से जुड़े हुए। मान लीजिए आप हिंदी भाषी हैं और आप प्रबोध, प्राज्ञा, प्रवीण जो हमारा प्राथमिक, माध्यमिक, मध्यम और मैट्रिक स्तर का जो पढ़ाई है वो प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञा के माध्यम से पढ़ लेते हैं, तो उनके माध्यम से भी आपको पढ़ने के लिए सरकारी समय की व्यवस्था है। आप अपने कार्यालय को मतलब सूचित करें कि मैं इसमें जाना चाहता हूं, कार्यालय के द्वारा इसमें आप पंजीकरण होंगे और कार्यालय से आपको छुट्टी मिलेगी कक्षा उपस्थित होने के लिए। और इसमें अगर आप पास हो जाते हैं, मान लीजिए आप प्रबोध में 70% अंक के साथ पास हुए हैं, तो आपको नकद पुरस्कार भी इसमें दिया जाता है। नकद पुरस्कार में एक मुश्त होता है जी। इसके अलावा हमारे सरकारी हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी टंकन प्रशिक्षण चलाते हैं, हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण चलाते हैं। इसमें हिंदी टंकन में जितने भी कर्मचारी आते हैं वो अगर अच्छे प्रतिशत से अगर पास होते हैं, 97% या उससे अधिक, 95 कैटेगरी है, 90 प्लस कैटेगरी है, 3 कैटेगरी रखा हुआ है, उनको नकद एकमुश्त नकद पुरस्कार भी दिया जाता है। इसके अलावा उनको 1 वर्ष के लिए उसका एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाती है जी। हाँ, ये एक अच्छा योजना है जिसके वजह से भी काफ़ी लोग इसमें इच्छुक दिखाते हैं, अपना इच्छा जाहिर करते हैं और सीखते हैं, हमारे यहाँ आते हैं। और हमारे यहाँ हिंदी टंकन का प्रशिक्षण अभी चल रहा है प्रशासन में। जी सर, तो हमारा कार्यक्रम काफ़ी रोचक होता जा रहा है यहाँ पे। और दर्शकों, अगर आपको इसकी विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप राजभाषा की वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे आपको अनेक तरह के प्रोग्राम के बारे में जानकारी मिलेगी, कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिलेगी। और अगर आप हिंदी सीखना चाहते हैं, हिंदीतर भाषी है, तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी आप लोग सीख सकते हैं। कंठस्थ है, लीला, प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ है। तो आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक शिक्षक जो आपको व्यक्तिगत रूप पे जितनी शिक्षा दे सकेगा वैसी ही शिक्षा आपको वहाँ पे भी उपलब्ध है। सब कुछ वहाँ पे आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। तो क्योंकि हम लोग सूचना प्रौद्योगिकी में इतना आगे बढ़ चुके हैं, तो जो कार्य मानव द्वारा किया जाता था आज वही कार्य कंप्यूटर द्वारा भी किया जा रहा है। और सरकार की भी इस बार प्रोत्साहन की जो है नई गतिविधियां आई हैं। 12 प्र की उन्होंने एक नई रोचक जो है नया तथ्य सामने लाया है, जिसमें प्रोत्साहन, प्राइज, प्रेरणा और प्रेम, पुरस्कार, इस तरह की नई प्रतिबद्धता। तो अगर आप इन 12 प्र का आप लोग प्रयोग करेंगे तो अवश्य ही आप हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना भरपूर योगदान देंगे। आप अपने आसपास देखिए कि जो लोग हिंदीतर भाषी हैं, आप अपने ओर से, अपनी प्रयासों से उनको हिंदी सिखाने का प्रयास करें। हालांकि यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जितने भी स्कूल हैं सब में हिंदी भाषा का जो है प्रशिक्षण प्राप्त होता है। हिंदी भाषा, हिंदी माध्यम के द्वारा
बढ़ाया जाता है। लेकिन फिर भी आपको अगर कोई भी ऐसा कर्मचारी आपके कार्यालय में है जिसे हिंदी सीखने में कोई भी दुविधा है, तो आप लोग हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो हमारे इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। और एक बात और दर्शकों, अगर आप लोग अपने कार्यालय में हिंदी पखवाड़ा मना रहे हैं, हिंदी सप्ताह मना रहे हैं, तो कृपया कोविड के दिशा निर्देशों का जरूर पालन करें। यानी कि बहुत ज्यादा लोगों को आप लोग व्यक्तिगत रूप पे बुलाकर उन पखवाड़ों में जो प्रतियोगिताएं हैं उसका आयोजन ना करें। आप ऑनलाइन माध्यम से आयोजन करें। गैदरिंग बिल्कुल भी आप लोग ना करें। और जितने भी सरकार के जो नियम है, कड़े नियम और पालन है, उनका आप लोग जरूर फॉलो अप करिए, पालन करिए। तो हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, जो हमारे बीच महोदय हैं वो नराकास के भी सचिव हैं। तो नराकास की गतिविधियों के बारे में मैं इनसे जानना चाहूंगी। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति जो पोर्ट ब्लेयर है, सर उसके सचिव हैं, तो उनके बारे में आप हमें उनकी गतिविधियों के बारे में बताएं सर। देखिए, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति पोर्ट ब्लेयर, इसमें कुल आज की तारीख में कुल 63 कार्यालय हमारे यहाँ पंजीकृत हैं, हमारे सूची में है। हो सकता है कि इससे भी अधिक कार्यालय हो, लेकिन हमारे यहाँ उनका ये नहीं हुआ है, पंजीकरण नहीं हुआ है। लेकिन सक्रिय रूप से जो कार्यालयों में कार्य हो रही है या कार्यालयों से हमें सूचना जो प्राप्त होती है, उसमें ये है कि एक 25 से 30 कार्यालय हैं। इसके अलावा टॉलिक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के वर्ष में, जिसका 2 वर्ष में 2 बैठकें होती है, जो माह निर्धारित की हुई है कि जुलाई माह में और दिसंबर में। तो आपको 6-6 माह में एक बैठक का आयोजन करना है। वैसे टॉलिक के हर एक कार्यालय को हर एक 3 महीने में एक अपना तिमाही बैठक अपना करना है। और ख़ास तौर से मैं तिमाही के बारे में जब बात उठी गई है, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे बहुत रिक्वेस्ट के बावजूद भी बहुत सारे कार्यालय से समय पर हमें तिमाही रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारा उनका अभी एक निरीक्षण कार्यक्रम है जिसकी वजह से भी हम नहीं कर पा रहे हैं। वैसे कोविड की वजह से हम पिछले वर्ष करने वाले थे, लेकिन कोविड की वजह से निरीक्षण भी नहीं कर पाए हैं। वैसे टॉलिक के कार्यक्रम में हम ये कोशिश करते हैं कि जितने भी हमारे केंद्र सरकार के कार्यालय हैं, सभी कार्यालयों से कर्मचारी गण आए, अधिकारी गण आए, हम एक सामूहिक कार्यशाला का आयोजन करते हैं। वैसे पिछले वर्ष कोविड की वजह से नहीं कर पाए, शायद 18 में हमने किया था। जी 18 में एक कार्यशाला किया था, जिसमें कलकत्ता से भी विशेषज्ञ लोग हम बुलाए थे। बाहर से भी आते हैं हमें मदद करने के लिए। जी, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से लोग आए थे। जी, तो उनका मदद हम हमेशा लेते रहते हैं, उनका मार्गदर्शन लेते रहते हैं। और यही है, मतलब मैं अगर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष या कार्यालय प्रमुख जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप इस पखवाड़े जो आने वाले हमारा हिंदी माह जो होगा 14 तारीख, उस पखवाड़े के दौरान अपने कार्यालय में, जैसे मैडम बता रही थी कि कोविड का बहुत ध्यान रखते हुए जितने भी अधिक से अधिक कर्मचारियों को शामिल करते हुए आप कार्यक्रम, प्रतियोगिता या जो भी आप आयोजित करना चाहें कीजिए, और उसकी रिपोर्ट हमें दे दीजिए, ताकि हम उस रिपोर्ट को कंपाइल करके मंत्रालय में भेज सकें। टॉलिक में वैसे सब्जेक्ट विषय तो बहुत है आगे बताने के लिए। जी सर, मैं जानना चाहूंगी आपसे कि जो हमारी पहले बैठकें होती थी और जो अब बैठकें हो रही हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो इसमें क्या बदलाव आया है और किस तरह की कुछ समस्याएं भी आ रही हैं क्या इन बैठकों में? बैठकों में समस्या तो है तकनीकी प्रौद्योगिकी का। वैसे अभी थोड़ा इंटरनेट यहाँ पे दुरुस्त हो गया है, ठीक हो गया है। फिर भी जो फेस टू फेस हमारा जो बैठकें होती है, उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि इसमें हम लोग
गूगल मीट के द्वारा भी बैठकें आयोजित करते हैं, लेकिन उसमें वो स्पष्टता नहीं रहती है। जी। हाँ, डायरेक्ट हम लोग जैसे फेस टू फेस एक से बात करके मीटिंग में, जैसा आपका प्रॉब्लम है, आप क्या बता रहे हैं, या आप अपना कुछ अच्छा उपलब्धि बता रही हैं, तो भी मतलब आप सभी को पता चलता है। तो इसमें बहुत लोग जुड़ नहीं पाते हैं कुछ कारणों से, कहीं नेट का प्रॉब्लम है, कहीं अन्य तो प्रौद्योगिकी की भी अपनी सीमाएं हैं। सीमाएं हैं। जी। जी। और महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हिंदी एक ऐसा सूत्र है जो पूरे राष्ट्र को एक उसमें सूत्र में बांधता माला है, में बांधता और उसी प्रकार जो है हमारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति है, वो एक सूत्र है जो हमारे जितने भी केंद्रीय कार्यालय और जो राज्य के कार्यालय हैं उन सभी को एक साथ बांधता है, और उन सभी की जो हिंदी का कार्य है उस पर अपने जो है टिप्पणियां भी देता है, ताकि हम समय समय पर उस पर सुधार कर सके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर, आप बहुत ही एक सराहनीय कार्य कर रहे हैं, और मुझे आशा है कि आने वाले समय में जो हमारा द्वीप समूह है वो भारत का सर्वश्रेष्ठ जो है हिंदी में कार्य करने वाला जो द्वीप समूह बनेगा, और भारत में एक इसकी उदाहरण दी जाएगी। तो इस तरह की हम एक परिकल्पना करते हैं, और बहुत से लोगों की ये अवधारणा है कि हिंदी एक बहुत ही जटिल भाषा है। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि हिंदी जटिल भाषा नहीं है, कोई भी भाषा जटिल भाषा नहीं होती है। आप जितना जानते हैं वहां से आपको शुरुआत करनी है। आप शुरुआत करेंगे तो मंजिल अपने आप आपको मिल जाएगी। धीरे धीरे शुरुआत करनी है, सरल शब्दावली से शुरुआत करनी है। एकाएक आप अगर चाहते हैं कि प्रशासनिक शब्दावली से आप शुरुआत करें तो हो सकता है कि आपके लिए वो थोड़ा सा मुश्किल रहे, थोड़ा कठिन रहे, लेकिन जितनी शब्दावली आपको आती है, जितना आपने अपने प्रशिक्षण द्वारा सीखा है, उसे आप प्रयोग में जरूर लाएं। तो किसी भी चीज़ को अगर आप उसका कोई भी अनुसंधान आप करते हैं तो देखिए, जब तक आप उसको प्रयोग में नहीं लाते हैं तब तक उसका परिणाम सामने नहीं आता है। तो हिंदी भी उसी तरह का है, आपका कार्यालय जो है आपकी प्रयोगशाला है, और हिंदी का प्रयोग करके आपको बेहतर परिणाम सामने लाने के प्रयास करने चाहिए। और इसके लिए हमारे नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के जो है समय समय पर कार्यशाला भी होते हैं। आप लोग भी अपने कार्यालयों में हर तिमाही या 6 माही या जिस प्रकार भी आपकी सुविधा है उस अनुसार आप कार्यशाला का आयोजन जरूर करवाएं। कार्यशालाओं में आप 70% इस तरह की कार्यशाला कराएं जहां पे अभ्यास हो, लिखने का अभ्यास हो, सरकारी कामकाज का अभ्यास हो। तो सर, इसी चर्चा को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और हमारे जो दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं वो ये जानना चाहते हैं कि जो हमारी ये जो प्रोत्साहन की योजनाएं हैं, या फिर जितनी भी हमारे नगर राजभाषा की ये जो समितियां हैं या ये सब भी है, तो क्या इसका पंजीकरण जो है वो किस प्रकार से करवा सकते हैं, किस तरह से वो सदस्य बन सकते हैं, इसके बारे में आप क्या जानकारी दे सकते हैं, जो कार्यालय अभी नगर राजभाषा समिति के जो है सदस्य नहीं है? मैं उन कार्यालयों से कहना चाहता हूं कि अगर आप हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे से जुड़िए, पत्र लिखिए। ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह नहीं है। आपको आप जब सदस्य बन जाएंगे उसके बाद में आपको एक अंशदान देना होता है, साल में एक, जिसमें 3,500 रुपये के एक अंशदान है को प्रतिवर्ष आपको देना होता है, जिस पैसे से हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, पत्रिकाएं छपवाते हैं, जो भी खर्चे होती है उसके लिए हम अंशदान लेते हैं सभी कार्यालयों से। जी, तो ये छोटा सा एक अंशदान देकर हम हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो जितने भी सदस्य कार्यालय के प्रमुख या फिर उनके जो कार्यालय के प्रतिनिधि हैं हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो कृपया आपसे अनुरोध है कि नगर राजभाषा से अवश्य जुड़े। वहां आपको समय समय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से जो जानकारियां आती है वो भी विस्तृत की जाती हैं। और इसी तरह जब आपके यहाँ पे संसदीय राजभाषा समिति अगर किसी कार्यालय में आती है तो नगर राजभाषा समिति जो हमारी पोर्ट ब्लेयर की है वहां से आपको समय समय पर जानकारी मिलने से कठिनाई जो है बहुत ही कम हो जाती है, न्यूनतम कठिनाई हो जाती है। और क्योंकि ये लोग हमारी तिमाही प्रगति रिपोर्ट का निरीक्षण भी करते हैं, समीक्षा भी करते हैं, तो हमारी त्रुटियों के बारे में हमें बताते हैं। और हम लोग क क्षेत्र में हैं तो हमारा यह उत्तरदायित्व है कि हम लोग अपना पत्रचार 100% जो है वो हिंदी में करें। यहाँ तक कि संभव हो
तो अंग्रेजी के पत्रों का भी हम जो है उत्तर हिंदी में ही दें। हाँ, ये हमें निर्देश है मैडम, ये चीज़ है कि हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में तो देने ही है, जी तो देते हैं। इसके अलावा अंग्रेजी में जो पत्र प्राप्त होते हैं, उसका कारण है कि हम कार्य क्षेत्र में काम करते हैं, तो हमें 100% कार्य जो है हिंदी में करना होता है। तो वो कहते हैं, उनका निर्देश है कि सरकार का निर्देश है कि अब जो भी अंग्रेजी में भी अगर पत्र प्राप्त होता है तो आप हिंदी में उत्तर दीजिए। जी। जी तो बहुत से लोगों के मन में ये था कि अंग्रेजी में जो प्राप्त पत्र हैं क्या उनका उत्तर हिंदी में ही दिया जाना चाहिए, तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी, क क्षेत्र में है हम लोग, तो आप अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का भी उत्तर हिंदी में दें। और जो स्कूली बच्चे हम लोगों को देख रहे हैं, तो आपको अभी सर ने बताया कि बहुत ही मनोरंजन वाले जो है हमारी प्रतियोगिताएं आने वाली हैं, उनमें बढ़ चढ़कर आप लोग ज़रूर भाग लीजिए। और इसी के साथ मैं सर से बस चाहूँगी कि क्योंकि हमारा जो ये त्यौहार आने वाला है, हिंदी का त्यौहार जो है, राजभाषा का त्यौहार है, तो क्या आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे सर? मैं दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारे संविधान सभा ने हमारे हिंदी को राजभाषा का जो गरिमा दिया है, वो गरिमा को बनाए रखने के लिए हम आने वाले दिनों में जो पखवाड़ा या सप्ताह या माह मना रहे हैं, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जी। और 14 तारीख को सभी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, सके तो कार्यालयों में हिंदी दिवस मनाएं, उसके गरिमा को हम बनाए रखेंगे। और कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक कार्य जो है, अपना सरकारी कार्य जो है आप हिंदी में निपटाने के लिए आप शुरुआत तो कीजिए, हस्ताक्षर करना शुरू कीजिए हिंदी में। जी, हस्ताक्षर से शुरू कीजिए तो आगे हो जाएगा। ऐसा तो आप लोग अपनी छोटी छोटी टिप्पणियां जो है वो हिंदी में लिखना शुरू कर सकते हैं। और बहुत ही सरल सी शब्दावली होती है, अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है, मंजूरी हेतु प्रस्तुत है। अनुमोदन आपसे अगर नहीं आपको कठिन लगता है तो हाँ, अप्रूवल भी आप उसका लिप्यांतरण भी कर सकते हैं, तो लिप्यांतरण में भी लिख सकते हैं। अंग्रेजी में कुछ लिख के मिश्रित भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं, हालांकि ऐसा करना ज्यादा सटीक नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप शुरुआती दौर में इस तरह का सहारा लेकर आगे जो है अच्छे प्रकार की राजभाषा का प्रयोग करें। और हमारे जो निदेशालय हैं उनके द्वारा बहुत सारी जो है शब्दावलियां मौजूद हैं, तो आप अपने कार्यालय में उन शब्दावलियों को मंगवा सकते हैं। जो वैज्ञानिक शब्दावली आयोग है हमारी, उसके द्वारा प्रशासनिक शब्दावली जो है वो प्रकाशित होती है, प्रत्येक वर्ष उसका संशोधित एक वर्जन जो है वो भी आता है, तो वो अपने कार्यालयों में मंगाए, वो आपके लिए बहुत ही सहायक होगी। कार्यालय सहायिका भी एक किताब आती है, वो भी आप अपने कार्यालयों में मंगा सकते हैं। और जो बच्चे स्कूल में हैं, आप लोग कोशिश करिए कि जो आप अपने एप्लीकेशंस लिखते हैं, जो निवेदन पत्र लिखते हैं अपने प्रधानाचार्य को या अपने टीचर को ही, आपको एक ग्रीटिंग कार्ड ही देते हैं, उन्हें हिंदी में लिखने की एक बार कोशिश करिए। मुझे पूरा यकीन है कि जब आप शुरू करेंगे, हिंदी से मधुर भाषा आपको कोई लगेगी ही नहीं, क्योंकि इसमें अन्य भाषाओं का भी संगम है। हिंदुस्तानी है ये भाषा, हमारी जो हिंदी भाषा है, ये हमारे भारत की जो कहते हैं ना धड़कन है, तो ये जो भाषा है हमारी भारत की धड़कन है। और आप अपने छोटे छोटे प्रयासों से ना इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बोलना चाहूंगी कि सरकार के जो निर्देश है ना, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, उसका पालन तो जरूर करिए आप लोग। और बिल्कुल ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देशों को तभी आप लोग पखवाड़ा मनाएं, पर मनाएं जरूर, उत्साह पूर्वक मनाएं। सूचना प्रौद्योगिकी के सहारे आज हमारी स्कूली शिक्षा हो रही है, बच्चे रोज क्लास अटेंड करते हैं। और भी जितने महाविद्यालय के बड़े बड़े जो कोर्सेज हो रहे हैं आजकल, इंजीनियरिंग के, इवन जो डॉक्टरी के कोर्सेज हैं, चिकित्सा के कोर्सेज हैं, वो भी ऑनलाइन शुरू हो गए हैं। तो उसी प्रकार हमें ये हिंदी का जो अभी हमारा त्यौहार आने वाला है, उसे भी आपको धूमधाम से मनाना है। आजकल आप लोग देखते होंगे जो छोटे छोटे पर्व होने लगे, बड़े पर्व और छोटे पर्व, आप अपने परिवार से मिलने नहीं जा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से आप सब लोग जुड़ जाते हैं। सब लोग देख सकते हैं
हैं कि किसके घर दिवाली मन रही है, किसके घर ईद मन रही है, किसके घर क्रिसमस मन रहा है और कितने अच्छे से मन रहा है। और सभी परिवार के लोग, दोस्त, सभी लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इवन अभी जो शादी विवाह भी जो चल रहे हैं उसमें भी सभी लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं ये ऑनलाइन माध्यम के जरिए। तो ये तो एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है जिसमें हम लोग अपना योगदान दे सकते हैं। और सर इसी सिलसिले में, इसी क्रम में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो हमारा पहले का कामकाज होता था हिंदी का और जो अभी हो रहा है उसमें किस तरह का बदलाव आया है? बदलाव ये आया है मैडम कि पहले तो हम सीधे उनको पत्र लिख देते थे। अभी आज के डेट में हम अधिकतर मेल के द्वारा उनको पत्र भेज रहे हैं प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए। तो मेल में करने में, एक तो मेल में करने में बहुत अच्छा है, आसान भी है, आराम भी है और इसमें हमारा सरकारी खर्च भी बचता है। पेपर वर्क नहीं होता, पेपरलेस वर्क है। आप मेल भेज देते हैं कि आपको इतना मेल भेजा हुआ है, उसमें इतना पेज का अनुवाद कार्य है, आप उतना अनुवाद, तो हम अनुवाद कार्य करके उनको वापस मेल में उनको भेज देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा समय का भी बचत है, इसके अलावा सरकारी खर्च में भी कमी हो रही है। हाँ, तो ई कार्यालय की जो हमारी अवधारणा आई है अभी, तो ई कार्यालय के जरिए जो है बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं हमारे लिए। और मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगी कि 14 सितंबर के दिवस पर आप लोग ज़रूर राजभाषा प्रतिज्ञा या संकल्प ले, जो कि राजभाषा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। और राजभाषा प्रतिज्ञा लेने के बाद आप लोग एक और काम कर सकते हैं कि अपनी जो प्रतिज्ञा आप लोगों ने ली है उसे आसपास सर्कुलेट करिए, यानी परिचालित करिए और सभी से ये प्रतिज्ञा लें कि वो लोग हिंदी में कार्य करें। और अगर आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो आप लोग हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, अपने सुझाव भी हमें आप लोग दे सकते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि ऐसे ही कार्यक्रम हम आप लोगों के सामने लाते रहें। मैं आज के कार्यक्रम में मौजूद श्री इंदिवार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। और सर, आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें बताई, इतनी महत्वपूर्ण बिंदुओं को सामने रखा, उसके लिए आपका तहे दिल से स्वागत है। तो धन्यवाद सर हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। और दर्शकों, आप लोगों को अगर हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता हम स्क्रीन पर दे देते हैं आपको। हमारा पता है दूरदर्शन केंद्र, पोर्ट ब्लेयर, AIR रोड, दिलानीपुर, हेडो, पोस्ट 744102 744102। और आप लोग हमारे ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं जो लिखा हुआ है hopddk.portplayer@gmail.com। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें ईमेल द्वारा ज़रूर सूचित करें। और आपके अगर कोई सुझाव है तो वो भी आप ईमेल में शामिल करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे कार्यक्रम में बने रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।